डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जिसका यूनिट फर्स्ट अभी पिछले हम बतलाए हुए हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये यूनिट न्यूमेरिकल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट 11th और 12th ओवरऑल। इसके बिना हम किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी यूनिट के न्यूमेरिकल को इस नहीं बना सकते हैं ठीक ढंग से, अगर हम इस यूनिट को नहीं समझते हैं। तो सबसे बेसिक, इसीलिए इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको एकदम सही ढंग से आपको पढ़ना होगा और उसका एप्लीकेशन करना होगा, जो हम क्या एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें टॉपिक्स जो है वो 5 टॉपिक्स है। उसको हम ऑर्डर में लिख रहे हैं अप टू 12th के एग्जामिनेशन, या जेई में जो पूछा जाता है या नीट में जो पूछा जाता है, उसके ऑर्डर में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका है मोल कंसेप्ट। सेकेंड, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम इन डिटेल यहाँ डिस्कशन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपका सेकेंड टॉपिक्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है आपका ये एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ से जो है वो कंपटीशन के लिए या आगे के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज रहना चाहिए। चूँकि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हर एक टर्म का नॉलेज रहना चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और फोर्थ टॉपिक्स आपका इसमें है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, इसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आएगा लिमिटिंग रिएजेंट। इस पर सवाल पूछा जाता है कंपटीशन में, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है लिमिटिंग रिएजेंट। एक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो आप लोग मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में देखते होंगे, ये सब बहुत आसान है, एग्जामिनेशन में ये सब पूछा नहीं जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये सब टॉपिक्स है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। इसमें ये 2 टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समूचे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए, इसलिए इस पर पूरा ध्यान दे करके, और उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन डिस्कस हम सारा चीज़ करेंगे अप टू मार्क्स। बट हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं वो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोल कंसेप्ट में मूल को समझने से पहले कुछ इसका टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं,
उसको पहले हम लोग ठीक से समझ लें। तो देखें हम लोग मोल कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स इस यूनिट को समझने के लिए एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एवोगाड्रोज नंबर, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, ये सब समझ लेना पहले बहुत ज़रूरी है। ये आपको बहुत ही आगे भी काम देगा। तो सबसे पहले हम देखें एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में इसको AMU, और अभी जो लिख रहे हैं इसको U से डिनोट किया जाता है, AMU और U। तो इन बिगिनिंग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम निकालते थे किसी भी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास, बट हाइड्रोजन का एक्चुअल आया मास 1.008। तो अब उसके रिस्पेक्ट में उससे कितना गुना हैवियर है ये निकालने में 0.008 का अगर बार किसी का 20 है तो वहाँ तो हम 0.008 उसमें गुना करेंगे, उतना हमको वो करेक्ट ऑर्डर नहीं आ रहा है, इनकरेक्ट हो जा रहा है। उसी में उसके बाद ऑक्सीजन आया, उसका 16th पार्ट, लेकिन उसका भी होता है 15.99 के करीब, वो भी एक्यूरेट नहीं हो पाया। इसीलिए अभी अकॉर्डिंग टू IUPAC इन 1971 से ये इसको मान्यता मिली है। तो अकॉर्डिंग टू AMU या U defined as AMU defined as it is 1/12th part of a carbon 12 एटम। कार्बन 12 मीन्स 2 होता है आइसोटोप्स, उसमें स्टैंडर्ड लिया गया है कार्बन 12 का। अब इसको क्यों लिया गया, इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास होता है 12 AMU। तो 12 का 1/12वां भाग जो हो जाएगा 1/12th पार्ट जो हो जाएगा एग्जैक्ट 1 हो जाएगा। इसीलिए ये आपको एटॉमिक मास यूनिट में इस टर्म को लिया गया है। इट इज 1/12th पार्ट ऑफ ए कार्बन 12 एटम, मीन्स AMU इक्वल टू 1/12th ऑफ कार्बन 12 एटम। अब इसकी ज़रूरत क्या हो गई उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लें। आप दुकान में जाते हो और कहते हो 5 kg चीनी दीजिए, हम चीनी को भी देख रहे हैं और वहाँ kg को भी देख रहे हैं। अब जाते हो कहते हो 5 ग्राम हमको ये सामान चाहिए, तो आपको वो 5 भी देख रहे हो, ग्राम को भी वहाँ देख रहे हो, एक बैलेंस पर, एक पलड़ा पर, और दूसरे पर आप अपना वस्तु भी देख रहे हो। बट अगर हम कह दें हमको 5 ग्राम NaCl चाहिए, 10 ग्राम हमको H2 चाहिए, तो उस स्थिति में तो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, ना तो हम एटम को देखते हैं ना तो मॉलिक्यूल को देखते हैं, तो उसका वेट हम कैसे लेंगे,
उसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो उसके द्रव्यमान को निकालने के लिए जिस चीज़ को हम आंख से देख ही नहीं रहे हैं, इतना छोटा है, स्मॉल है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए ही दिया गया है आपका ये एटॉमिक मास यूनिट। चूंकि इसको भी नहीं, एक तो कार्बन 12 एटम है, उतना छोटा एटम है, और उसका 1/12 पार्ट हो गया, वही आपका वाट हो गया। वो वाट किस काम में आता है? तो एटॉमिक मास निकालने में किसी भी एलिमेंट का, मॉलिक्यूलर मास निकालने में किसी भी कंपाउंड का, और आयनिक मास निकालने में किसी भी आयन का, इसी वाट का हम लोग यूज करते हैं। इस के रिस्पेक्ट में कितना गुना वो भारी है, हाउ मेनी टाइम्स हेवियर है, वो सारा हमारा। और वाट आ गया आपके पास केजी है, तो उससे आप चीनी भी तोल सकते हो, गेहूं भी तोल सकते हो, मक्का भी तोल सकते हो। उसी प्रकार से आपको जब यूनिट आ गया, तो इस यूनिट का यूज हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने में, एटॉमिक मास निकालने में, आयनिक मास निकालने में, इसका हम यूज करेंगे। यही हमारा वाट हो गया। ये ध्यान में रखना है, जो छोटा छोटा पार्टिकल जिसको हम आंख से देख नहीं सकते हैं, उसका मास निकालना है, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल का, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है हमको ये जानना, जो हमारा वाट क्या है, ये पहचानना ज़रूरी है। तो आप लोग पहचान लो, कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम का 1/12वां भाग जो होता है, दैट इज योर एटॉमिक मास यूनिट, और यू, यही आपका एटॉमिक मास यूनिट है। अब इसके हेल्प से हम आगे कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास, वो सब टर्म देखें। तो पहला हो गया आपका एटॉमिक मास यूनिट, सेकेंड है आपका एटॉमिक मास, तो रिलेटिव निकलेगा यहाँ, तो इसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। कार्बन 12 के मीन्स 12वें भाग के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, इसलिए इसको कहते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? तो सबसे पहले देखें रिलेटिव एटॉमिक मास का, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, RAM, इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाय, मतलब रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? तो 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यही हो गया हमारा। इसी के रिस्पेक्ट में, जैसे आप कहते हो 5 kg चीनी दीजिए, तो एक तरफ वो 5 kg चढ़ाता है, तो 1 kg के रिस्पेक्ट में वो क्या गुना भारी हो गया? 5 गुना भारी हो गया। तो ये आपका, चूंकि ये दोनों ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, तो ये आपका एक नंबर आएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास जो आएगा, दैट इज योर नंबर, वो नंबर एक संख्या होगा। अब जैसे आपका रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो होता है, वो दैट इज योर 23, वो नंबर है। इट मीन्स वन एटम ऑफ सोडियम इज 23 times heavier than 1/12 part of a carbon 12 atom. One atom of sodium is 23 times heavier than 1/12 part of a carbon 12 atom. इसके रिस्पेक्ट में हम इसको निकालते हैं। तो अब देख लें हम लोग, सिमिलरली relative atomic mass of calcium equal to 40. It means one atom of calcium is 40 times heavier
देन 1/12 पार्ट ऑफ ए कार्बन 12 एटम, उसके रिस्पेक्ट में वो 40 गुना अधिक भारी होता है। तो ये सबसे पहला चीज़ जो हम इसके हेल्प से, एटॉमिक मास यूनिट के हेल्प से एटॉमिक मास निकालते हैं उसके रिस्पेक्ट में। जैसे हम लोग केजी में कोई सामान आनते हैं तो 1 केजी के रिस्पेक्ट में लाते हैं, ग्राम में लाते हैं तो 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में लाते हैं, लेते हैं सामान को। उसी प्रकार से एटॉमिक मास जो किसी भी एलिमेंट का है विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ ए कार्बन 12 एटम। नाउ एटॉमिक मास लिख देते हैं इसको भी, जो एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23, बट एटॉमिक मास जो होता है इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास into 1 AMU. It means atomic mass of sodium equal to 23 गुना 1, 23 AMU, that is mass of 1 atom of sodium। ये जो हो गया AMU लगाए हुए हैं तो mass of 1 एटम ऑफ सोडियम। अब आप टेबल देखोगे 11th का क्लास NCERT या कोई भी बुक हुआ, या 9th 10th में भी अगर कोई बुक होगा तो उसमें भी टेबल दिया हुआ होगा जिसमें सब लिखा हुआ होगा, सबका एटॉमिक मास दिए हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट का दिए हुए होगा नाम, राइट हैंड साइड में उसका एटॉमिक मास, वो सब इसी के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में? तो कार्बन 12 परमाणु के 1/12वां भाग के रिस्पेक्ट में वो दिया गया है, उसको देख लेना है जहां जरूरत पड़े। उसी प्रकार से अब कैल्शियम का है वो तो देख लोगे सब, वो तो जितना भी एलिमेंट है उसका सबका एटॉमिक मास दिए हुए रहता है। कैल्शियम का होता है 40, इट मीन्स जो 1 एटम ऑफ कैल्शियम इज 40 टाइम्स हेवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ ए कार्बन 12 एटम, वो 40 गुना अधिक भारी होता है। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक मास। अब सभी एलिमेंट का इसी के रिस्पेक्ट में इसी तरह से निकाला जाता है।